तो यहाँ पर हमारा 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं और तीसरे चैप्टर से आज पढ़ रहे हैं। और जो 2 चैप्टर छूटा है, हालांकि 4 महीने की पढ़ाई में 15 दिन का छूट जाना कोई वो नहीं है, या ये कहूँ कि 1.5 साल की पढ़ाई में 15-20 दिन का छूट जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो जो छूटा हुआ है वो आप हम कंप्लीट नहीं नहीं वीडियो नहीं, हम कंप्लीट करवाएंगे। आपको जो छूटा हुआ टॉपिक है वो पूरा पढ़ाया जाएगा ऑफलाइन बाकायदा, ठीक है। देखो क्या होता है, 3+ मेंस के बच्चे क्या है, कम होते हैं। जैसे अभी ये न्यू बैच है तो आप आई हैं, अब अकेले सिर्फ आप ही होती है, अलग से हम करते हैं तो फिर वो बैच बनती नहीं, क्योंकि 1.5 साल की लंबी बैच होती है तो पॉसिबल ही नहीं होता है, इसलिए मर्ज करके पढ़ा रहे हैं। तो पढ़िए, क्या फर्क पड़ता है। पढ़ने की एक वजह, ना पढ़ने की बहुत सारी वजह। तुम कहाँ थे इतने दिन से, 1000 वजह बोल रहे हो। चलिए, क्या बनना चाहती हैं आप फ्यूचर में। वर्दी में, वर्दी तो एसआई की भी होती है, वर्दी तो डीएसपी की भी होती है, वर्दी तो एसपी की भी होती है। किसको देखी थी, किसको देखी थी। तो सबसे बड़ा पद है आपका स्टेट पीएससी का, सबसे बड़ा एग्जाम है स्टेट का, स्टेट पीएससी, जिसमें आदमी डायरेक्ट डीएसपी बनता है, डायरेक्ट डीएसपी, और वो 14 साल बाद प्रमोट होकर एसपी बन जाता है, जिले का सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ठीक है, तो अच्छी बात है, बचपन का सपना था और पूरे होने की कगार में आप मेहनत कर रहे हैं उसके। ठीक है, कई लोग तैयारी करना शुरू करते हैं लेकिन खत्म नहीं कर पाते। मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ कि वो शुरू तो करते हैं कि पढ़ना है, शुरू शुरू में जोश भी बहुत रहता है, ऐसा लगता है कि आग लगा देंगे दुनिया को, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन धीरे 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 खुद ही जल जाते हैं उस पीएससी रूपी आग में। पीएससी एक दलदल है, जितना जल्दी जॉब लेकर निकल जाओ उतना बेहतर, नहीं तो इस दलदल में फंस के रह जाओगे और होना गाना कुछ नहीं है। क्योंकि अगर 2-3 साल में सिलेक्शन नहीं हुआ, इसका मतलब नहीं होने वाला, इन साल में नहीं, सच बोल रहा हूँ। नहीं, डिपेंड करता है कि आप अपने आप को उन 3 सालों में और बेहतर कर रहे हैं कि अपने आप को 3 साल बाद और खराब कर रहे हैं। मतलब 3 साल लग गया, इसका मतलब ये है कि 3 साल लगा क्यों? 1 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल, ज़्यादा 3 साल। 3 साल बाद भी अगर आप बोल रहे हो कि प्री भी नहीं निकला, तो दिक्कत है। प्री निकल रहा है, मेंस नहीं निकल रहा है, प्री निकल जा रहा है, मेंस नहीं निकल रहा है, तो भी दिक्कत है। प्री और मेंस निकाल ले रहे हो लेकिन इंटरव्यू नहीं निकाल पा रहे हो, तो भी दिक्कत है। तो क्या करना चाहिए? तैयारी ऐसी हो कि प्री भी निकले, मेंस भी निकले और इंटरव्यू भी निकले और सिलेक्शन मिल जाए। सिंपल सी बात है। तो तैयारी अगर आप सही ढंग से कर रहे हो तो 1.5 साल कोचिंग वाले तैयारी करवाते हैं और 1 साल आप खुद तैयारी करते हो। 2.5 साल का ये हिसाब होता है सही मायने में, और 2.5 साल के बाद आप एग्जाम देते हैं और एग्जाम निकलता है। बशर्ते उस 1.5 साल में जब टीचर ने पढ़ाया तो आपने अच्छे से पढ़ा होगा, और जब खुद के पढ़ने की बारी आई तो और अच्छे से उसको बेहतर किया। तो पहला तो शुरुआत थी, टीचर ने पढ़ाया तो अच्छे से पढ़ा कि नहीं पढ़ा। जब टीचर ने पढ़ाया तब नहीं पढ़ा तो खुद से पढ़ भी नहीं पाएगा। तो गलतियां कहाँ-कहाँ हो रही, बात समझ में आ रही है? मैं इसलिए कहता हूँ कि साथ-साथ अच्छे से पढ़ते चलो, क्योंकि जो मेरे साथ नहीं पढ़ पाया वो मेरे बाद कभी नहीं पढ़ पाएगा। जब टीचर पढ़ा रहे थे तब नहीं पढ़ पाया, तो टीचर के खत्म कर देने के बाद वो क्या पढ़ लेगा, पहले बताओ? ये बहुत अजीब बात होती है कि बोलना, सर आप खत्म तो करो फिर हम शुरू करते हैं ना, तो भाई मेरे खत्म होने के बाद आप क्या शुरू कर लोगे? तो याद रखिएगा, साथ ही साथ चलते रहिए, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन करते-करते 1.5 साल का सफर होगा। 1.5 साल अपने आप पे मेहनत करिए और 1.5 साल बाद अपने आप को देखिए कि आप कहाँ हो। अगर 1.5 साल बाद आपको लगता है कि नहीं मैं बहुत ऊपर आ चुका हूँ, और 1.5 साल बाद आप अगर आप दावा करते हैं कि सर पूछिए क्या पूछना है, दावा ये, जिस दिन भूगोल खत्म हो रहा हो उस दिन बोलिए कि सर भूगोल में जहां से पूछना है सर पूछ दीजिए सर, मैं लिख के भी दिखा सकता हूं, मैं बोल के भी बता सकता हूं और मैं समझा भी सकता हूं जो आप पूछोगे। है दम दावा करने का, तो कोई बात है। इससे पहले जो विषय या फिर जहां तक मेरा हो गया है उसका दावा कि सर आपने 2 चैप्टर कंप्लीट कर दिया, 2 चैप्टर जिस दिन बोलोगे सर उस दिन मैं जो पूछोगे वो बता दूंगा। दावा कर सकते हो, करना चाहिए, क्योंकि मेरा खत्म मतलब आपका खत्म।
अब इस 2 चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए आप जी जान लगा दीजिए, जो करना है कर दीजिए, लेकिन कंप्लीट करके हटिए। क्यों? क्योंकि मेरा खत्म हो गया तो आपका भी खत्म हो जाना चाहिए। मेरे साथ ही चल रहे हो ना, कि मेरे पीछे चल रहे हो? साथ। बात समझ में आ रही है? तो हमेशा कोशिश करें साथ ही साथ चलें। मैं हमेशा उसका एग्जाम्पल देता हूँ निशा ठाकुर का, और वो तारीफ़ काबिल भी है। गाँव की एक लड़की शहर आती है, तैयारी करती है और डीएसपी बन के चली जाती है। हमारे शहर के लोग शहर में ही रह जाते हैं, बिना कुछ बने। ठीक? शहर की फैसिलिटीज़ या गाँव का ये जो बैकवर्ड एरिया, उस सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जितना ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलेगा आपको, उतना ज़्यादा आपकी पढ़ाई में लापरवाही आएगी। पढ़ने वालों ने क्या बोलते हैं, स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के पढ़ाई करते थे। पढ़ने वाले लोग मोमबत्ती जलाकर अपने पापा से पूछिएगा कि पापा, अगर आपके पापा जॉब करते हैं या कुछ है, पूछिएगा कैसे पढ़ाई करते थे, तब बताएंगे मोमबत्ती जलाकर बेटा मैं वहां बैठ के पढ़ाई करता था और एग्जाम दिया मैंने। ये उनके संघर्ष रहे। और आपको तो एसी, कूलर, पंखा, लाइट सब कुछ मिला है, उसके बावजूद भी नहीं पढ़ाई करते। सबसे आसान काम होता है पढ़ाई करना, क्योंकि कुछ नहीं करना है उसमें, सिर्फ बैठना है और चुपचाप से पढ़ाई करना है। आप किस्मत वाले हो जो आपको इतने अच्छे पेरेंट्स मिले, जो ये बोलते हैं कि बेटा जा, रायपुर जा, तू दिल्ली जाना है तो बोल दिल्ली जा, तेरे को कितना साल लगेगा बेटा, 3 साल 4 साल, तू तैयारी कर और फिक्र मत करना, उसके बाद भी तू नहीं बनेगा ना तो तेरा बाप जिंदा है तेरे को जिंदगी भर खिलाने के लिए। इतने किस्मत वाले हो आप लोग। कभी उनसे पूछना कि क्या उनको ये मौका मिला, कभी पूछना उनसे कि उनको इस तरीके का कोई मौका मिला, तो उनका जवाब होगा नहीं। उनको जिम्मेदारी मिली कम एज में, और वो इतना पढ़ नहीं पाए और अपने हिसाब से अपना काम करना शुरू कर दिए, जो भी शुरू किया उन्होंने। और फिर वो शायद एक सपना था जो उनका शायद पूरा नहीं हुआ, और वो अपना सपना आप में खोजते हैं कि मैं जो नहीं बन पाया वो मेरे बेटा जरूर बन के दिखाएगा, बेटी बन के दिखाएगी। बात समझ में आ रही है? तो है वो जज्बा जो अपने बाप के सपने को पूरा करके दिखा सको, कि पापा अगर आप एसपी बनना चाहते, डीएसपी बनना चाहते थे नहीं बन पाए, या आप एसआई बनना चाहते थे नहीं बन पाए, आपका बेटा डीएसपी बन के आया बेटा या पापा, तो वो फिर वो जो प्राउड होगा आपको, या उनको जो प्राउड होगा, उसका कोई मोल नहीं, कोई तोल नहीं, कोई मोल नहीं। बात समझ में आ रही? दुनिया के करोड़ों की दौलत भी रख दो तो भी वो फीकी पड़ जाएगी इस खुशी के सामने। बात समझ में आ रही? कभी पूछना उनसे उनके संघर्षों के बारे में, तो आप मस्ती करना छोड़ दोगे, आप समय की लापरवाही करना छोड़ दोगे, समय की बर्बादी करना छोड़ दोगे। कभी पूछना उनसे उनके संघर्षों के बारे में, फिर लगेगा कि हम तो बहुत किस्मत वाले हैं, हमारे माँ बाप इतने अच्छे मिले जो हम पे एक तो भरोसा करते हैं, और कुछ ना बनने पर कुछ भी नहीं बोलते हैं। और कुछ लोगों के माँ बाप होते हैं, जहाँ एग्जाम नहीं निकला तो देख गोजी गोजी मारे कि कैसे एग्जाम नहीं निकला, क्या कर रहा है, ये लोग बोलते भी हैं। लेकिन माँ बाप ऐसे होते हैं जो कभी नहीं बोलते। बाकी रिश्तेदार लोग बोलेंगे कि क्या कर रहे हैं वो, वहां पे तैयारी, एग्जाम नहीं निकल रहा है, लेकिन माँ बाप कुछ नहीं बोलते, कभी नहीं बोलेंगे। कितनी बार भी फेल हो जाओ, आप प्री नहीं निकला, जाके सबसे बेकार मोमेंट होता है कि एग्जाम देने के बाद जब आप रिजल्ट का दिन आता है, तो वहां बाप मम्मी पापा इंतजार कर रहे होते हैं कि बच्चे का रिजल्ट पॉजिटिव आएगा बोल के, और पता चला आपका रिजल्ट ही नहीं आया, फेल हो गए। किस मुंह से बताना, वो सबसे बड़ा तकलीफ वाला मोमेंट होता है कि किस मुंह से बताएंगे कि पापा एग्जाम नहीं निकला बोल के। तो बड़ा दर्दनाक या गमगीन मोमेंट होता है। लेकिन खुशी की बात यह है कि पेरेंट्स इतने अच्छे हमको मिले ना, कि मम्मी पापा तब भी कुछ नहीं बोलते, कोई बात नहीं बेटा, अगली बार ट्राई करना। तो और क्या चाहिए जिंदगी में यार, इतने अच्छे माँ बाप, इतना अच्छा कोचिंग, इतने अच्छे टीचर, उसमें से रियाज सर अलग मोटिवेट करने के लिए। और क्या चाहिए जिंदगी में? मतलब अगर आपकी टीचर से बनती है, तो आप दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हो या खुशकिस्मत इंसान हो कि आपकी आपकी टीचर से बनती है। आपकी टीचर के साथ बॉन्डिंग अच्छी है, तो मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से निकाल लोगे 1.5 साल। और जब टीचर के साथ बॉन्डिंग अच्छी नहीं होती, तो 1.5 साल क्या, वो 1 महीना नहीं गुजरता, है ना? है कि नहीं? तो बस बॉन्डिंग बनाते चलो, पढ़ाई करते चलो। अभी कल हम टेस्ट लेने वाले हैं, जल्दी हम एक और टेस्ट लेंगे सेकंड चैप्टर का। मैं तो बोला ना, चैप्टर खत्म तो टेस्ट होगा, फिर उसमें फिर फेल हो जाना। आपके पापा जैसे कुछ नहीं बोलते, वैसे मैं भी कुछ नहीं बोलूंगा।
जी सर। और बताइए कुछ, और कब लेना चाहिए? वो मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं कब ले रहा हूँ, आप अपनी तैयारी करते रहो, ठीक है? चलिए, तो बातें चूँकि आज मैडम का पहला दिन था, तो बातें थोड़ी-सी कर लिया मैंने, ठीक है? चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, अगला चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर। अब आप लोग से क्या, मेरा ये एक्चुअल थर्ड चैप्टर है, और अगर आप सिलेबस के बारे में नहीं जानते हो, ऑनलाइन में जितने लोग हैं तो मुझे बता दें, मैं सिलेबस के बारे में डील कर देता हूँ। अदरवाइज सिलेबस है हमारे पास, मैंने सिलेबस डील कर लिया था पहले ही। चलिए, थर्ड चैप्टर जिसका नाम है भारत का भौतिक विभाजन। भारत का भौतिक विभाजन यानी फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिया, ये हमारा तीसरा चैप्टर है। बाकी 2 चैप्टर मेरी जिम्मेदारी कि मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा। बात समझ में आ रही? ठीक है, भरोसा कर सकते हैं, नहीं करने के अलावा मतलब करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, क्योंकि सपने से बढ़कर कुछ नहीं होता, और कोई भरोसा दिलाए तो फिर भरोसा कर लेना चाहिए। ठीक है, चलिए, भारत का भौतिक विभाजन, और भौतिक विभाजन की बात करें यानी फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिया। फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिया, भौतिक का मतलब क्या होता है? चलो, भौतिक विभाजन, भारत का भौतिक विभाजन मतलब क्या? भौतिक का मतलब क्या होता है, चलो बताओ। इतने बड़े हो गए तुम लोग, भौतिक मतलब नहीं जानते? जिन्हें हम देख व छू सकते हैं उन्हें भौतिक कहते हैं, और इसके अध्ययन को भौतिकी कहते हैं। ये बचपन की एक परिभाषा थी जो आपने फिजिक्स में पढ़ी होगी। तो जिन्हें आप देख सकते हो, छू सकते हो, उसे भौतिक कहते हैं। तो देख के बताइए ये क्या है? जिसकी चोटी होती है, जिसकी चोटी होती है, जिसकी शिखर होती है, उसको क्या बोलते हैं? पर्वत। जो जमीन से उठा हुआ हो बट ऊपर से समतल हो, उसको बोलते हैं पठार। और जो समतल संरचना है, जो उठी भी नहीं है, वो क्या बोलते हैं उसको? मैदान। तो जहां पर पर्वत है, पठार है, मैदान है, ऐसे विभाजन क्या कहलाते हैं? भौतिक विभाजन। प्राची जी, बिल्कुल मैं बता दूंगा आपके लिए। फिलहाल अभी पढ़ लीजिए, मैं आपको जरूर सिलेबस बताऊंगा, ठीक है? चलिए, तो ये हो गया पर्वत, जहां पर्वतीय प्रदेश हो, जहां पठारी प्रदेश हो, जहां मैदानी प्रदेश हो, ऐसे विभाजन क्या कहलाते हैं? तो बता दीजिएगा, भौतिक विभाजन कहलाते हैं। एग्री? ये जो बने हुए हैं, ये क्या है? स्थला, या फिर नॉर्मली समझिएगा, ये कहां बने हुए हैं? तो बता दीजिएगा, धरातल पर बने। पर्वत कहां पर है? धरातल मतलब जमीन। धरातल मतलब क्या बोलेंगे? जमीन। तो कहां पर ये बने हुए हैं? जमीन पर बने हुए हैं, धरातल पे। पर्वत धरातल पे ही बने हुए हैं, पठार धरातल बने, मैदान। तो भौतिक विभाजन का अल्टरनेट नाम क्या लिखेंगे? धरातलीय विभाजन। कभी धरातलीय विभाजन बोल दे तो कोई हैरान मत होना, धरातलीय विभाजन कोई और नहीं, कौन सा विभाजन है? भौतिक विभाजन को ही कहते हैं। इसके अलावा, इसके अलावा ये सब क्या बने हुए हैं? इसको बोलते हैं टोपोग्राफी। क्या बोलते हैं इसको? टोपोग्राफी, यानी कि स्थलाकृति। स्थलाकृति, या इसको एक और नाम है लैंडफॉर्म, जमीन पे बनी हुई स्थलाकृति। तो ये जो स्थलाकृति के आधार पर, स्थलाकृति पहली स्थल पर बनी हुई आकृति। पहली स्थलाकृति किसकी है? पर्वत। दूसरी स्थलाकृति किसकी है? पठार की। तीसरी स्थलाकृति किसकी है? मैदान की। तो स्थलाकृति के आधार पर आपने भारत को कितने भौतिक विभाजन में बांटा है? तो बता दीजिएगा, 6 भौतिक आधारों पे आपने क्या कर दिया? भारत को बांट दिया। तो या तो तीसरा चैप्टर हमारा है भारत का भौतिक विभाजन, जिसको हम क्या बोलते हैं? धरातलीय विभाजन, जहां हमने स्थलाकृतिक आधार में भारत को कितने भागों में बांटा? 6। किसी व्यक्ति विशेष के आधार पर नहीं बोल रहा हूं मैं, स्थलाकृति के आधार पर, यानी स्थल पर बनी हुई अलग अलग आकृतियों के आधार पर हमने भारत को कितने भागों में बांट दिया? 6। उन 6 भागों के नाम सबसे पहला लिखिएगा, सबसे पहला लिखिएगा, ये देखिए, सबसे पहले है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। बोलिए, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। बोलिए, नॉर्दर्न माउंटेन एरिया। नॉर्दर्न माउंटेन एरिया। और ये बेसिकली कौन सा क्षेत्र है? तो बता दीजिएगा, हिमालय का क्षेत्र। ये कौन सा क्षेत्र है? बताइए, हिमालय। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, नॉर्दर्न माउंटेन एरिया। और कोशिश करिए जैसे मैं डायग्राम में बना रहा हूं वैसे आप भी डायग्राम में बनाएं। क्यों? क्योंकि लाइन से लिखना कोई बहुत वो नहीं है कि मैं लाइन से ऐसे 1 2 3 4, जब मैंने नहीं लिखा तो आप क्यों लिख रहे हो? आप अपनी कॉपी में क्रिएटिव तरीके से लिखिए ताकि जल्दी से जल्दी याद हो जाए। लाइन टू लाइन लिखेंगे ऐसा तो किताबों में भी लिखा होता है। फिर आपके लिखने और किताब में लिखने में क्या फर्क है? फिर आप किताब से हटकर लिखिए, डायग्राम बना लीजिए भारत का। इतना छोटा बनाया कोने में इतना बड़ा सा।
ये इतना बड़ा। चलिए, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे याद रखिएगा, मैं बोर्ड पे जैसा बना रहा हूं वैसा आपकी कॉपी में बना होना चाहिए। जैसा मैं बोर्ड पे लिख, मैं क्यों लिख रहा हूं बोर्ड पे? ताकि आप अपनी कॉपी में लिख सको। बात समझ में आ रही है? जितनी मेहनत आप अपनी कॉपी में लिखने के लिए कर रहे हैं, उतनी ही मेहनत मैं भी कर रहा हूं बोर्ड पे लिखने के लिए। उससे बिल्कुल भी कम नहीं, भले ही उससे ज्यादा नहीं, लेकिन उससे कम भी नहीं। बात समझ में आ रही है? तो जितनी मेहनत आप कर रहे हैं अपने आप के लिए, मैं भी आपके लिए उतनी ही मेहनत कर रहा हूं। नहीं समझ में आ रहा है? वो नजरिया चाहिए देखने वाला कि हमारे टीचर हमारे साथ है, हमारी सफलता के लिए। वो क्या डायलॉग था? टीचर एक दिए की तरह होता है जो खुद जलता है और दूसरों को प्रकाश देता है, वगैरह वगैरह। तो याद रखिएगा, आपको प्रकाश दिया जा रहा है और आप पढ़िए उस प्रकाश में। अब प्रकाश होकर भी नहीं पढ़ोगे तो कोई क्या करेगा, पहले बताओ? ये मैडम काहे नहीं आ रही थी आप? और आज उसको क्या हुआ, बगल वाली जो आपकी बैठी थी? देखो, शादी घूमा जा रहा है। हम्म? क्या टीचर? चलिए, तो मैं वही कहा, सर कौन से रूम में क्लास चल रहा? अरे यार, विमल बन जा रहे हैं आपको। कौन से रूम में, कौन सा रूम है भाई? 2 नंबर में। चलिए, तो ये दूसरे नंबर पे लिखिएगा, मध्य का मैदानी प्रदेश। दूसरे नंबर पे बताइएगा, मध्य का मैदानी प्रदेश, मिडिल प्लेन एरिया। मिडिल प्लेन एरिया। और उसके बाद तीसरे नंबर पे ये जो आपका, ये जो दिख रहा है आपको, ये पूरा, इसको बोलते हैं दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। बोलिए, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। पता है हम लोग ना, सर ऑनलाइन क्लास कर रही हूँ आज, सुहानी। ओके, तुम तो अपने टीचर के यहाँ गई थी क्या शादी में? चलिए, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तीसरे, देखिए, मैं वही बोल रहा था कि आजकल के बच्चे क्या कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म एग्जाम को ढूंढ रहे हैं कि जो वन डे एग्जाम हो, जैसे व्यापम लेता है और कोई भी छोटा एग्जाम मिल जाए। छोटे एग्जाम में छोटी तैयारी। आपको क्या लगता है, छोटे एग्जाम के लिए छोटी तैयारी करेंगे, 5-6 महीना पढ़ेंगे, जॉब लग जाएगी और आराम से जिंदगी कटेगा? तो ये बिल्कुल गलत है। मैं आपको बता दूं, छोटे एग्जाम के लिए छोटी तैयारी और बड़े एग्जाम के लिए बड़ी तैयारी, ये सोच ही गलत है। क्योंकि पीएससी की तैयारी करने वाला भी उस छोटे से एग्जाम में बैठेगा देने के लिए। फिर आप अपनी कम तैयारी के साथ कैसे सोच सकते हो कि आप पीएससी वालों को बीट कर पाओगे? पीएससी वाले जिन्होंने प्री भी पढ़ा है, जिन्होंने मेंस भी पढ़ा है, यानी कि पूरा जीएस और प्लस जो एक्सवाइजेड सब कुछ पढ़ा है, और उसके बाद जब आप वो छोटे से एग्जाम के लिए आएगा और आप 6 महीना पढ़ रहे हो, वो 1.5 से 2 साल पढ़ा हुआ है, कैसे कॉम्पीट कर पाओगे आप? तो एक बार आपको कंप्लीट तैयारी जरूरी है प्री प्लस मेंस की, हर एग्जाम को फाइट करने के लिए। जब आप मेंस लेवल पे अपने आप को तैयार कर लेते हो, मैं कह रहा हूं ना, 1.5 से 2 साल पहले अपने आप को दे दो, उसके बाद जिस जॉब पे, जिस पोस्ट पे आप उंगली रखोगे, वो आपकी होगी। बस बच्चे यही नहीं समझ पाते, छोटी सी गलती। उनको लगता है 6 महीने में सर हमको बना दो सब इंस्पेक्टर या पटवारी या ये, तो वो ऐसा नहीं होता। इवन मैं पढ़ाता हूँ 6 महीने में, मतलब सारे टीचर वो 6 महीने सिलेबस कंप्लीट कर देते हैं, लेकिन वही है कि यहाँ पर इस तरीके का। और फिर जैसे कोई मुझे बोले 3 महीने में पढ़ाना है और कोई बोले 1 महीने पढ़ाना, तो 1 महीने में फिर वो चीजें क्या हो जाती है, बहुत ही ज्यादा वो कम हो जाती है। अब मुझे तो लगता है बहुत पढ़ाओ, लेकिन समय ही नहीं है। मैं ही अगर 3 महीने पढ़ाऊंगा तो बाकी टीचर क्या पढ़ाएंगे? तो वो वहां पे थोड़ा सा नॉलेज थोड़ा कम हो जाता है। एक बार अपने आप को दो तो भैया, 1.5 से 2 साल, 6 महीने में कुछ नहीं होता भैया, कुछ नहीं होता। इतना टफ कंपटीशन है ना भैया, कि 6 महीने में कुछ नहीं होता। 1.5 से 2 साल अपने आप को दो तो पहले, और उसके बाद देखो जिस जो जॉब चाहिए वो जॉब आपको मिलेगी। बशर्ते 1.5 साल पढ़ाई करना हो ना। 1.5 साल पढ़ाई करो, 1.5 से 2 साल अच्छे से अच्छे लेवल पे तैयारी करो, उसके बाद देखो। ठीक है, चलिए। बोलते हैं ना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा भी खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या? नहीं समझे? और हम तो हमेशा सक्सेस के पीछे भागते हैं, जबकि हमको एक्सीलेंस का पीछा करना है।
हम सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं, समझ रहे हैं ना? थ्री इडियट का डायलॉग, कामयाबी नहीं, काबिल बनिए, काबिल बन जाओगे, कामयाबी झक मार के पीछे आएगी। आपको अपने आप को काबिल बनाना है। अभी आप काबिल हो क्या? पक्का लग रहा है कि एकदम काबिल हूं मैं, एग्जाम निकालने के लायक हूं, तो फिर कैसे एग्जाम निकलेगा? आप जाइए एग्जाम दीजिए, कोई भी नहीं निकलेगा। क्यों निकलेगा? जब तक कि अंदर से आवाज नहीं आती कि आप काबिल हो चुके हो, आप एक्सीलेंट हो चुके हो, तब तक एग्जाम नहीं निकलता। बात समझ में आ रही है? जब तक आप ये ना बोलो कि सर हिस्ट्री पूछिए, सर क्या पूछना है, एंशियंट पूछोगे कि मिडिवल पूछोगे कि मॉडर्न पूछोगे? एंशियंट में भी कहां से पूछोगे सर? पाषाण काल से पूछोगे कि ऋग्वैदिक, क्या बोल, सिंधु घाटी सभ्यता से पूछोगे कि वैदिक काल पूछोगे कि बुद्ध काल पूछोगे कि मौर्य काल, मगध काल? पूछो सर जो पूछना है। ये कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए आपकी तैयारी का। बात समझ में आ रही है? तब बात बनती है। पक्का करेंगे सर? बोलो मेरे को भूगोल से, सर पूछो कहां से पूछना है, फिर मैं पूछता हूं। बोलोगे? तो क्या मतलब फिर? चलिए आइए, अ, दक्षिण का प्रायद्वीपीय, यहाँ पे देखिए एक शब्द समझिएगा। उत्तर का मैं पर्वतीय प्रदेश बोल रहा हूँ, मध्य का मैदानी प्रदेश बोल रहा हूँ, दक्षिण का पठारी प्रदेश बोल रहा हूँ, लेकिन उसके साथ मैंने क्या बोला? प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, यानी पेनिनसुलर प्लेट्यू एरिया, साउदर्न पेनिनसुला प्लेट्यू एरिया। तो यहाँ पर जो प्रायद्वीप है उसका मतलब क्या होता है, चलो बताओ। पेनिनसुला किसको बोलते हैं? जो तीन और, याद रखिएगा। पहले तो ये बताइए द्वीप किसको बोलते हैं, शायद मैं बता चुका हूं सब ना। द्वीप उसको बोलते हैं जो चारों तरफ जल से क्या क्या हो, घिरा हुआ। जो चारों ओर जल से घिरा हो उसको क्या बोलते हैं? द्वीप। लेकिन जो तीन ओर जल से घिरा हो और एक और स्थल से घिरा हो, बोलिए, तीन ओर जल से और एक और स्थल से घिरा हो, उसको बोलते हैं प्रायद्वीप। बोलो हाँ। याद रखिए, हमारा जो दक्षिण भारत है, एक तरफ अरब सागर से घिरा हुआ है, एक तरफ बंगाल की खाड़ी सागर से घिरा हुआ है, और एक तरफ हिंद महासागर से घिरा हुआ है। तीन ओर सी, एक और लैंड, तो इसको बोलते हैं प्रायद्वीप। क्या बोलेंगे इसको? प्रायद्वीप। तो ये हो गया दक्षिण का क्या? प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। एग्री? जब आप दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश पढ़ेंगे तो उसके अंतर्गत आपको कितने पर्वत पढ़ने पड़ेंगे? 5 पर्वत। कौन कौन से 5 पर्वत? सबसे पहला बोलिए अरावली, अरावली। उसके बाद बोलिए विंध्याचल, विंध्याचल के बाद बोलिए सतपुड़ा, और उसके बाद बोलिए पश्चिमी घाट, और एक बोलिए पूर्वी घाट, ईस्टर्न घाट। बोलिए 5 पर्वतों के नाम। चलो एक और ज्ञान की बात बता देता हूं। आप अभी पढ़ना शुरू कर रहे हो, आप मान लीजिए किसी वजह से नहीं पढ़े, ठीक, शायद आप ही के लिए बोल रहा हूं, लेकिन जिस दिन आप पढ़ने वापस आओगे, अपने आप को वहीं पाओगे जहां से आपने शुरू किया था। बात समझ में आ रही है? आप याद रखिएगा, आप अभी पढ़ रहे हो, छोड़ के चले जाओगे, फिर वापस आओगे, आप वहीं पाओगे जहां पर आपने छोड़ा था। बात समझ में आ रही? मतलब ये नहीं कि अगर क्या बोलते हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आपने 6 महीने भी पढ़ लिया और उसके बाद छोड़ दिया पढ़ाई, वापस आओगे तो आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा। पढ़ाई का ये अजब अजब गजब किस्सा है कि अगर आप पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं और अचानक ब्रेक कर देते हैं, आपकी पढ़ाई किसी वजह से ब्रेक हो जाती है, फिर आप वापस आओगे 1 साल, 2 साल, बहुत सारे लोग आते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जब पढ़ लिए रहते हैं, फिर शादी कर लेते हैं, फिर वापस आते हैं। तो यकीन मानिए, अगर आप ब्रेक कर देते हैं बीच में और उसके बाद एक आध साल बाद या कुछ समय बाद वापस आएंगे, यकीन मानिए आप जीरो पे रहेंगे, आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा। वो छोड़िए जिन्होंने प्री प्लस मेंस पढ़ लिया और एग्जाम के 5 महीने पहले किसी वजह से बिल्कुल नहीं पढ़ पाए, या 4 महीने पहले बिल्कुल नहीं पढ़ पाए, पहले 2 साल से पढ़ रहे थे लेकिन एग्जाम के 4 महीने पहले से पढ़ाई छूट गई है, वो एग्जाम नहीं निकाल पाएगा। या दूसरा ये कहूं कि वो थोड़ा बहुत करके पढ़ाई कर रहा था, लेकिन एग्जाम से 6 महीने पहले सिंसियरिटी के साथ बैठ गया पढ़ने के लिए और उसका प्री निकल गया। क्या समझ में आया? कंटिन्यूटी जरूरी है एग्जाम निकालने के लिए। एग्जाम से 6 महीने पहले की कंटिन्यूटी जरूरी है, एग्जाम निकल जाएगा। साल भर पढ़ लो से कोई फर्क नहीं पड़ता, और एग्जाम के नजदीक 4-5 महीना नहीं पढ़ा तो कोई मतलब नहीं। कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। जो लोग कंटिन्यूटी नहीं बना सकते वो एग्जाम नहीं निकाल पाएंगे। बात समझ में आ रही? और कई बार आपको पढ़ने के दौरान ये भाव आता है कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा, तो मैं हमेशा बच्चों से यही कहता हूँ कि अपने पर्स में या अपने मोबाइल में अपने माँ बाप का फोटो रखना, उसको देख लेना।
कि ये चाहते हैं कि मैं पढूं, इसलिए मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। मैं चाहता हूं तो मैं कभी भी छोड़ देता, लेकिन ये चाहते हैं तो इनकी चाहत का क्या करूं? बात समझ में आ रही है? वो जो कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है ना, वो बढ़ाने के लिए अपने पेरेंट्स को देख लेना, उनकी इच्छाओं के लिए सोच लेना एक बार, तो खुद ब खुद हौसले बढ़ जाते हैं। और भी बहुत सारे तरीके, फोटो तो बहुत सारे होते हैं, किसी का फोटो देख लो कॉन्फिडेंस आ जाता है। ठीक है, चलिए, तो कुछ ऐसा अपने लाइफ में मोटिवेशन के लिए रखा करो जो आपको मोटिवेट करे, कोई भी चीज हो। जैसे मैं पेरेंट्स का हवाला दिया कि पेरेंट्स का फोटो देख लो, कोई भी चीज जो मोटिवेट, क्योंकि इस 1.5 से 2 सालों की तैयारी के दौरान बहुत बार आप डिमोटिवेट होंगे। कभी टेस्ट में नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं, कभी पास नहीं हो पा रहे हो, कभी मेंस का जो टेस्ट हो रहा है उसमें अच्छे नंबर नहीं, कभी प्री के टेस्ट में पास नहीं हो पा रहे हो, फेल हो जा रहे हो। बहुत बार डिसअपॉइंट होंगे आप अपने आप से, अपनी तैयारी से। कुछ रहना चाहिए आपके मोटिवेशन के लिए, क्या है वो आप खुद देख लेना। ठीक है, चलिए। और ऑनलाइन वालों की कंसिस्टेंसी, बने हैं तो बने रहना, ये कंसिस्टेंसी जरूरी है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, बोलिए 5 पर्वतों के नाम बोलिए। फिर से बोलिए। तुमको अलग से इनविटेशन कार्ड दूंगा बोलने के लिए। चलिए, ये 5 पर्वत है, ठीक है। दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार 5 पर्वत पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाइए क्या, थार का, सॉरी, राजस्थान। राजस्थान में कौन सी पर्वत है, अरावली। अरावली पर्वत राजस्थान कितने भागों में बांटती है, तो बोला 2। एक पूर्व की तरफ हो गया पूर्वी राजस्थान, और पश्चिम की तरफ हो गया पश्चिमी राजस्थान। इस पश्चिमी राजस्थान में एक मरुस्थल है जिसको बोलते हैं थार का मरुस्थल, जो आपका चौथे नंबर का भौतिक विभाजन। कौन से नंबर का, चौथे नंबर का भौतिक विभाजन। पहला क्या था, बोलिए, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, दूसरा क्या है, मध्य का मैदानी प्रदेश, तीसरा दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, और चौथे नंबर बोलिए थार का मरुस्थल, थार डेजर्ट। अब यहाँ पे थार के मरुस्थल में ये जो शब्द आ रहा है मरुस्थल, इस मरुस्थल का मतलब क्या होता है? अगर मैं कह रहा हूं मरुस्थल का मतलब क्या है तो क्या बोलोगे? जब भी कोई शब्द समझ में ना आए तो शब्दों को क्या कर लो, अलग कर दो। जब आप शब्द को अलग करोगे तो आप पाओगे एक है मरु और एक है स्थल। स्थल मतलब होता है भूमि, और मरु मतलब मरी हुई बंजर भूमि। तो जो भूमि बंजर होती है उसी को तो आप क्या कहते हैं, मरुस्थल। और कोई भूमि बंजर कब होती है, जब वहां पर क्या नहीं होती, वर्षा नहीं होती। क्यों? क्योंकि बंजर होने का मतलब वहां पर कोई भी चीज नहीं उगेगी। किसी चीज के उगने के लिए क्या जरूरी है, बता देना, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस। और प्रकाश संश्लेषण होता है CO2 प्लस H2O से। प्रकाश संश्लेषण होता है CO2 प्लस H2O से। H2O चाहिए मतलब पानी चाहिए, और पानी क्या आप जाके दोगे कि बारिश से पानी मिलेगा इनको? तो जहां पर बारिश नहीं, वहां प्रकाश संश्लेषण नहीं, वहां पर कोई फसल नहीं, ऐसी भूमि क्या हो जाती है, बंजर। तो जहां पर वर्षा नहीं होती, ऐसी बंजर भूमि को आप क्या बोलते हैं? चलो, और अगर मैं बता दूं कि आपके पास गर्म प्रदेश है, आपके पास ठंडा प्रदेश है, अगर किसी गर्म प्रदेश में वर्षा नहीं हो रही है तो वो जगह कौन सा मरुस्थल कहलाएगी, उष्ण मरुस्थल, यानी कि हॉट डेजर्ट या ट्रॉपिकल डेजर्ट। ट्रॉपिकल डेजर्ट बोलो या हॉट डेजर्ट बोलो। और अगर किसी ठंडे प्रदेश में बारिश नहीं हो रही है तो वो भी मरुस्थल कहलाएगा, जिसको आप शीत या शुष्क मरुस्थल कहते हो, यानी कि कोल्ड डेजर्ट। क्या बोलेंगे इसको, कोल्ड डेजर्ट। और ये हो गया आपका हॉट डेजर्ट, या इसको नॉर्मल ट्रॉपिकल डेजर्ट, और इसको ड्राई डेजर्ट भी कहते हैं। बात समझ में आ रही? तो ये मैं आपको बता दूं, जो उष्ण मरुस्थल जिसको मैं कह रहा हूं, ये है आपका कौन सा मरुस्थल, थार का मरुस्थल। याद रखिएगा, थार का मरुस्थल भारत का एकमात्र कौन सा मरुस्थल है, जबरदस्ती चलता नहीं। थार का मरुस्थल भारत का एकमात्र उष्ण मरुस्थल है। वहीं पर आप जानते हैं लद्दाख का मरुस्थल, बोलिए, लद्दाख का मरुस्थल एकमात्र कौन सा मरुस्थल है, शुष्क मरुस्थल या कोल्ड डेजर्ट। बात समझ में आ रही? थार का मरुस्थल भारत का एकमात्र उष्ण मरुस्थल, और लद्दाख का मरुस्थल भारत का एकमात्र शुष्क मरुस्थल। बोलो हाँ। अब देखिए, बात तो आगे भी करेंगे हम, लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं मरुस्थल और रेगिस्तान, ये दो एक ही जगह है या अलग अलग जगह? थार का मरुस्थल या थार का रेगिस्तान,
ये दो एक ही जगह है कि अलग अलग जगह है? मरुस्थल और रेगिस्तान एक ही होते हैं कि अलग अलग होते हैं? अलग होते हैं। अच्छा, मरुस्थल को भी डेजर्ट बोलते हैं, रेगिस्तान को भी डेजर्ट बोलते हैं। बताइए एक ही कि अलग अलग है? क्या लगता है आपको मैडम? आपको क्या लगता है एक ही है? क्या अलग है दोनों? और दूसरे भाग को? मरुस्थल के एक भाग को रेगिस्तान बोलते हैं। मीन्स कि विद्यार्थियों के जवाब भी एकदम लॉजिकली होने चाहिए, इलॉजिकल नहीं होने चाहिए। हाँ सर, दावा करते हो ना मीन्स के विद्यार्थी होने का, बहुत आए दावा करने वाले, लेकिन असल दावा वो नहीं जो की जाए, असल दावा वो होता है जो दिखाई जाए अपने आंसर बोलकर, टेस्ट में, रिजल्ट में। ठीक है, हाँ बोलो। नहीं सोच पा रहे हो? हाँ यूपीएससी वाली आप बताइए थोड़ा सा। हैं? जी, मरुस्थल मतलब? तो रेगिस्तान कौन से उपजाऊ है? चलिए, तो मैं वही कह रहा हूँ, जब आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। देखो कुछ लोग कह रहे हैं सत्यम कह रहा है सेम, गलत। रेगिस्तान जहां क्या होता है, रेत। और मरुस्थल ये वो जगह है जहां पर वर्षा नहीं होती। तो मरुस्थल बनने की वजह है वर्षा का ना होना, और रेगिस्तान बनने की या रेत बनने की वजह है अपक्षय। कौन सी वजह बोलेंगे? आगे चल के जब थार का मरुस्थल पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको एक हिंट दे देता हूं कि अगर आपको लगता है कि उष्ण मरुस्थल, थार का मरुस्थल जो कि उष्ण मरुस्थल है, ये एक रेगिस्तान है, तो हाँ बिल्कुल ये एक रेगिस्तान है। थार का मरुस्थल एक रेगिस्तान है। मरुस्थल ही रेगिस्तान होता है ऐसा नहीं बोल रहा हूं, थार का मरुस्थल एक रेगिस्तान है। लेकिन लद्दाख का मरुस्थल क्या नहीं है? रेगिस्तान नहीं है। क्यों? क्योंकि ठंडे प्रदेश में अपक्षय नहीं होता। अपक्षय करने वाला कौन होता है? अपक्षय मतलब वेदरिंग। अपक्षय मतलब वेदरिंग, और इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने वाला कौन है? तो बता दीजिए, सूर्य। सूर्य ही वो अपक्षय की प्रक्रिया को एग्जीक्यूट करता है, जिसकी वजह से चट्टानें टूटती है और किसका निर्माण होता है? तो याद रखिएगा, जो गर्म मरुस्थल है वहां पर वो गर्म क्यों है? क्योंकि वहां पर सूरज की किरणें कैसी पड़ रही है? सीधी। और सीधी पड़ेगी तो सूर्य का जितना सीधी किरणें पड़ेगी वहां पर उतना कौन सी प्रक्रिया होगी? अपक्षय की प्रक्रिया होगी। अभी अपक्षय नहीं समझ में आ रहा है तो मत समझिएगा, मैं आपको बाद में बता दूंगा। और अगर आप ठंडे प्रदेश की बात कर रहे हैं तो ठंडा प्रदेश मतलब सूरज की किरणें कैसी पड़ रही होगी? तभी ना ठंडा लग रहा है आपको, तिरछी पड़ रही है तभी वो जगह ठंडी है। और तिरछी जगहों पे सूर्य अपक्षय ज्यादा नहीं कर पाता, यानी सूर्य के द्वारा अपक्षय की गई प्रक्रिया अच्छे से नहीं होती। अपक्षय कब होगी? जब सूरज की किरणें कैसी पड़ेगी? चलो, अभी नहीं भी समझ में आ रहा है अक्षय, तो मैं पहले अक्षय थोड़ा सा बता देता हूं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चल जा। अपक्षय यानी कि वेदरिंग। ये सुन लीजिएगा कि ये होता क्या है कि जब सूरज की किरणें जमीन पर पड़ती है, किसी चट्टान पर पड़ती है दिन के टाइम पे, तो दिन के टाइम पे सूरज की सीधी किरणें चट्टान, ऑब्वियस सी बात है, जब कहीं पर सूरज की किरणें पड़ेगी, आप गर्मी के मौसम में देखे होंगे छत पे लोग ऑमलेट बनाते थे। छत इतना गर्म हो जाता है कि अंडा फोड़ के उसके ऊपर ऑमलेट बना रहे हैं और कम्बक पक भी जा रहा है। कितने लोग वेजिटेरियन है? प्योर वेजिटेरियन सुन लेते हो ना? अंडा बोलूंगा तो सुन ही रहे हैं, चल जाता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो, कई टाइप के वेजिटेरियन होते हैं। सुनना भी नहीं चाहता, देखना नहीं चाहता, सुन लूंगा लेकिन मैं देखूंगा नहीं। कई लोग सुन भी लूंगा देख भी लूंगा लेकिन बैठूंगा नहीं। कई लोग सुन भी लूंगा देख भी लूंगा और साथ में तुम्हारे बैठ भी जाऊंगा। कई वेज ऐसे होते हैं कि सुन भी लूंगा देख भी लूंगा बैठ भी लूंगा और अंडा खा भी लूंगा, क्योंकि अंडा को मैं वेज मानता। ठीक है, तो कई सारे लोग होते हैं यहाँ पर अलग अलग। ठीक है, तो जब दिन के टाइम पे सूर्य का प्रकाश जमीन पे पड़ती है, दिन के टाइम पे तो जमीन क्या हो जाती है? यार आपको मैं बता दूं, दो पटरियों के बीच में क्या रखा जाता है? क्या रखा जाता है? बोलिए, गैप। गैप क्यों रखा जाता है? आप खुद ही जवाब देंगे अभी थोड़ी देर में। बोलो बोलो, दो पटरियों के बीच गैप क्यों रखा जाता है?
क्योंकि जब वो गर्म हो और फैले तो सटी रहेगी, तो फैलने पर वो बैंड हो जाएगी, इसलिए गैप रहता है ताकि वो एक्सपैंड हो, फैले, तो गैप उसको कंपनसेट कर ले। सुने होंगे बचपन में, है ना? तो इसलिए गैप रखा जाता है, क्यों? क्योंकि दिन के टाइम पे जब पटरी गर्म होगी, लोहा गर्म होगा तो फैलता है, तो दिन के टाइम पे चट्टाने क्या होगी? गर्म होकर फैलेगी, और रात होगा तो जहां दिन में गर्म होकर फैल रही थी, रात में ठंडी होकर क्या होगी? सिकुड़ेगी। तो लगातार हर दिन गर्म होकर फैलना और रात को ठंडी को सिकुड़ना, फिर अगले दिन गर्म होकर फैलना, रात में ठंडी को सिकुड़ना, लगातार फैलने और सिकुड़ने से चट्टाने क्या होने लगेगी? टूटने लगेगी, और चट्टाने टूटकर फाइनली क्या बन जाएगी? मिट्टी। इसी को बोलते हैं कौन सी प्रक्रिया? अपक्षय। अब मिट्टी के निर्माण के दौरान अगर मैं कह दूं रेत का निर्माण हो रहा है, तो बोले कैसे? ये मैं आपको पढ़ाऊंगा तब, जब मैं आपको थार का मरुस्थल पढ़ाऊंगा तब, अभी नहीं। नहीं तो अभी तो कुछ पढ़ना है नहीं, फालतू जबरदस्ती थार का मरुस्थल खत्म कर रहे हैं। ठीक है, तो जब आएगा तब मैं आपको डिटेल पढ़ाऊंगा, तो याद रखिएगा यही वो अपक्षय की प्रक्रिया है। लेकिन अपक्षय की प्रक्रिया से जैसे लावा चट्टान टूटती है तो काली मिट्टी बनेगी, लेकिन ये कौन सी चट्टान टूटती है जिससे किसका निर्माण होगा? मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से रेत का निर्माण हुआ। तो रेत का निर्माण कौन सी प्रक्रिया का परिणाम है? अपक्षय की प्रक्रिया का परिणाम है। और अपक्षय तब जाता होगा जब वहां पर क्या होगी? सूरज की किरणें कैसी पड़ेगी? सीधी, मतलब वो जगह कैसी होना जरूरी है? गर्म जगह पर ही, या गर्म जगह पर जो उष्ण मरुस्थल है वहीं पर क्या बनेगा? रेगिस्तान। ठंडे प्रदेश के शुष्क मरुस्थल वाली जगह पर कभी भी रेगिस्तान बन ही नहीं सकता। लद्दाख के मरुस्थल में रेगिस्तान नहीं है, लेकिन थार के मरुस्थल में क्या है? रेगिस्तान है। तो मरुस्थल होने की वजह सिर्फ वर्षा का ना होना, और रेगिस्तान बनने की वजह सबसे ज्यादा हुआ अपक्षय, सबसे ज्यादा मैक्सिमम वेदरिंग प्रोसेस से। समझ में आया थोड़ा बहुत? चलिए आगे चल के देखेंगे इसको। तो चौथे नंबर पे थार का मरुस्थल, और उसके बाद आ जाइएगा ये पश्चिमी घाट, और ये हो गया पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट और पश्चिमी तट के बीच में कौन सा मैदान है? पश्चिम तटीय मैदान। और पूर्वी घाट और पूर्वी तट, यानी ईस्टर्न घाट और ईस्टर्न कोस्ट के बीच में ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो पश्चिम तटीय मैदान, इस तरफ का जो मैदान है उसको क्या बोलते हैं? पश्चिम तटीय मैदान। और इस तरफ के मैदान को क्या बोलेंगे? पूर्वी तटीय मैदान। चलिए, तो ये हो गया। तो चाहे पूर्वी हो या पश्चिम हो, दोनों को मिलाइए, तो ये कौन सा मैदान है? तटीय मैदान है। तो 5वें नंबर पे जो फिजिकल क्लासिफिकेशन है उसका क्या नाम है? तटीय मैदान, यानी कोस्टल प्लेन। एग्री? चलिए, तो ये हो गया 5वें नंबर पे तटीय मैदान। 6वें नंबर पे क्या बोलेंगे? यहाँ पर लक्षद्वीप है, यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप है। 6वें नंबर पे भौतिक विभाजन क्या हो गया? बता दीजिएगा। द्वीप समूह। 6वें नंबर पे भौतिक विभाजन क्या हो गया? द्वीप समूह, आइलैंड ग्रुप्स। क्या बताएंगे? आइलैंड ग्रुप्स। तो ये हो गए भारत को कितने भागों में आपने बांट दिया? मैं आपको 10 सेकंड दिया, 6 के 6 नाम रट्टा मारिए, फिर एक एक करके सबको पढ़ना शुरू करते हैं। चलो जल्दी करो, तो जिसका हो जाए वो हाथ ऊपर करे, बता दे जल्दी से। चलिए, 1 2 3 4, जल्दी। 5। और ऐसे मैडम याद नहीं हुआ अभी तक? जल्दी जल्दी याद करिए। चलिए बोलिए सब, पहला बोलिए। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, दूसरा मध्य का मैदानी प्रदेश, तीसरा दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, चौथा थार का मरुस्थल, पांचवा तटीय मैदान, छठवां द्वीप समूह। सिंपल है। तो सबसे पहला हेडिंग डालिएगा उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। हेडिंग डालिएगा उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। बेसिकली उत्तर का पर्वतीय प्रदेश क्या है तो बताइएगा? हिमालय। ये क्या है? हिमालय। सबसे पहले लिखिएगा हिमालय की उत्पत्ति। सबसे पहले इसमें आप पढ़ेंगे क्या? कि ओरिजिन ऑफ हिमालय या फॉर्मेशन ऑफ हिमालय, हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। और उसके बाद आप पढ़ेंगे हिमालय का
वर्गीकरण, हिमालय की उत्पत्ति और हिमालय का वर्गीकरण। और हिमालय के वर्गीकरण में आपको बता दूं, हिमालय को दो तरह से बांटा गया है। एक हो गया हिमालय का ऊर्ध्वाधर विभाजन और एक हो गया हिमालय का क्षैतिज विभाजन। पहला क्या बोला आपने? इसी ऊर्ध्वाधर विभाजन को आप बोलते हैं अनुदैर्ध्य विभाजन और इसे क्षैतिज विभाजन को बोलते हैं अनुप्रस्थ विभाजन। अनुदैर्ध्य को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? लॉन्गिट्यूडनल, सॉरी ये लॉन्गिट्यूडनल प्लस नहीं, ये अनुदैर्ध्य को बोल रहा हूं। चलो, तो एक हो गया हिमालय का ऊर्ध्वाधर विभाजन जिसे अनुदैर्ध्य विभाजन भी कहते हैं। इसके अलावा हिमालय का क्षैतिज विभाजन, ये हिमालय का वर्टिकल क्लासिफिकेशन और ये हिमालय का हॉरिजॉन्टल क्लासिफिकेशन। इस अनुप्रस्थ विभाजन को और क्या बोलते हैं तो बता दीजिएगा? प्रादेशिक विभाजन या रीजनल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? प्रादेशिक विभाजन यानी रीजनल क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालय। तो कई सारे नाम हैं, इन नामों के बीच में कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। मैं आपको थोड़ा और बता देता हूं। आप अनुदैर्ध्य को लॉन्गिट्यूडनल लिख सकते हैं और प्रादेशिक को आप रीजनल क्लासिफिकेशन और अनुप्रस्थ को ट्रांसवर्स। चलिए, तो हिमालय का ऊर्ध्वाधर विभाजन और एक हो गया हिमालय का क्षैतिज। ऊर्ध्वाधर विभाजन मतलब नॉर्थ से साउथ की ओर। जब आप नॉर्थ से साउथ की ओर का विभाजन देखते हैं तो कौन सा विभाजन कहलाता है? ऊर्ध्वाधर। कई बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, उनको यही समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये जो मैं विभाजन बता रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ या पढ़ रहे हैं या समझ रहे हैं, ये क्षैतिज है या ऊर्ध्वाधर है, अनुदैर्ध्य है या अनुप्रस्थ है। वो बच्चे हमेशा गलती करते हैं। ये जो ऊर्ध्वाधर विभाजन जो मैं कह रहा हूँ, ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल। जब आप नॉर्थ से साउथ का विभाजन देखते हैं, नॉर्थ से साउथ की ओर जाते हैं तो उसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। और क्षैतिज का मतलब जब आप वेस्ट टू ईस्ट जाते हैं, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं, ये पश्चिम से पूर्व की ओर जब जाते हैं तो ये कौन सा विभाजन हो गया? क्षैतिज। और जब आप उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हैं तो ये हो गया आपका ऊर्ध्वाधर। जब आप हिमालय के ऊर्ध्वाधर विभाजन की बात करें तो यहाँ पर आपने इसको कितने भागों में बांटा? तो बोला 3। सबसे पहला है आपका ट्रांस हिमालय। सबसे पहला क्या बोलेंगे? ट्रांस हिमालय। फिर बोलिएगा हिमालय, ट्रांस हिमालय, हिमालय। उसके बाद बोलिए नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियां। क्या बोलेंगे? नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियां। चलिए, तो यहां पर आपने क्या देखा? ट्रांस हिमालय, हिमालय और क्या बोलेंगे? नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियां। जहां जब आप ट्रांस हिमालय देखेंगे तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कितनी पर्वत श्रृंखलाएं तो बता दीजिएगा? सबसे पहला बोलिए काराकोरम, काराकोरम पर्वत श्रृंखला, काराकोरम पर्वत श्रृंखला। उसके बाद बोलिएगा लद्दाख पर्वत श्रृंखला, लद्दाख पर्वत श्रृंखला। और तीसरा बता दीजिएगा जास्कर पर्वत श्रृंखला। एक एक करके सबको पढ़ेंगे, सबकी विशेषताओं को पढ़ेंगे, सबको 30 शब्दों में कैसे लिखना है उस पर बात करेंगे, सब हो जाएगा। लेकिन फिलहाल एक फॉर्मेटिंग समझिएगा कि हमको पढ़ना क्या क्या है। तो ट्रांस हिमालय में आप देखिएगा काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। और जब आप हिमालय को देखेंगे तो हिमालय के अंतर्गत 3 पर्वत श्रृंखलाएं। पहला बोलिए ग्रेट हिमालय, फिर मिड हिमालय और फिर शिवालिक हिमालय। इनके अल्टरनेट भी बहुत सारे नाम हैं जिनको मैं जब पढ़ाता रहूंगा तब बताऊंगा। जैसे मध्य हिमालय लघु हिमालय बोलते हैं, निम्न हिमालय बोलते हैं, वैसे शिवालिक हिमालय को उप हिमालय कहते हैं, बाह्य हिमालय कहते हैं, ग्रेट हिमालय को आंतरिक हिमालय बोलते हैं, केंद्रीय हिमालय बोलते हैं। इनके बहुत सारे अल्टरनेट नाम हैं और कई बार सवाल इनके मेन नाम से नहीं बल्कि इनके अल्टरनेट नाम से आता है। अगर मैं मिड हिमालय को बोलूं लघु हिमालय तो आप लघु का मतलब क्या समझेंगे? छोटा हिमालय। और छोटा मतलब सबसे छोटा बोलेंगे। मैंने सबसे छोटा नहीं बोला, मैंने छोटा बोला। तो छोटा कौन होता है? जिनके ऊपर एक बड़ा हो, जिनके ऊपर एक बड़ा हो। तो ग्रेट हिमालय सबसे बड़ा, उससे छोटा मिड हिमालय, तो उसको आपने क्या बोला? लघु हिमालय यानी छोटा हिमालय। मैंने ये तो नहीं बोला सबसे छोटा हिमालय। सबसे छोटा बोलता तो 3 में सबसे छोटा शिवालिक होता। मैंने छोटा बोला तो छोटा मतलब किससे छोटा? जो बड़ा है उससे छोटा। तो ग्रेट से छोटा मतलब मिड।
तो यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं। अगर मैं निम्न हिमालय कह रहा हूं, निम्न हिमालय मतलब कौन सा हिमालय होगा, पढ़ेंगे आगे चल के, अभी तो सिर्फ बता रहा हूं। निम्न हिमालय मतलब लोअर हिमालय, लोअर हिमालय मतलब मिड हिमालय को ही आप क्या बोलते हैं, निम्न हिमालय। क्यों? निम्न का मतलब क्या होता है, नीचे। जैसे एक उच्च कुल होता है और एक निम्न कुल होता है, निम्न का मतलब होता है नीचे, लेकिन मैंने बोला सबसे नीचे बोला कि मैंने नीचे बोला, तो नीचे से ऊपर कोई होगा, तो जो ऊपर से नीचे वाला है, तो ग्रेट हिमालय का सबसे ऊपर है, ग्रेट हिमालय सबसे ऊपर है, तो उसके नीचे जो है वो जो मिड है वही तो निम्न है। बात समझ में आ रही है? और अगर मैं शिवालिक हिमालय को उप हिमालय कह रहा हूं, उप हिमालय कह रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है, उप का मतलब क्या होता है, सब हिमालय। उप हिमालय मतलब सब हिमालय, तो मैं अगर शिवालिक हिमालय को उप हिमालय कह रहा हूं, उप का मतलब क्या होता है, जैसे आप किसी का विभाजन कर रहे हैं, जैसे भौतिक विभाजन किया तो आपने क्या किया, पूरे भारत को 6 भागों में बांटा। अब भौतिक विभाजन में आपने 6 भागों में बांट दिया, अगर इस विभाजन के अंतर्गत अगर मैं उप विभाजन कर दूं, तो उप विभाजन मतलब उससे छोटा, विभाजन में मतलब छोटा, और उप विभाजन मतलब उससे छोटा। जैसे नदी की एक होती है सहायक नदी, मुख्य नदी क्या होती है, सहायक नदी। अब सहायक की भी जो सहायक है वो उप सहायक कहलाती है, उप नदी। तो उप शब्द का मतलब कब करते हैं, जब छोटे से छोटा हो, सहायक तो उसकी सहायक हुई, और सहायक से भी छोटी हो तो उप सहायक। विभाजन, विभाजन मतलब हमने क्या किया, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा, और उप विभाजन कर दिया तो हमने उसे भी और छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर दिया, अलग कर दिया। बात समझ में आ रही? तो उप शब्द का मतलब होता है कि छोटे का छोटा। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आपको समझनी है, लेकिन फिलहाल ये तब पढ़ेंगे जब मैं आपको पढ़ाऊंगा उस टाइम पे। अभी फिलहाल बता रहा हूं कि हिमालय कितने भागों में बांटा गया, तो बोला 3, ग्रेट हिमालय, मिड हिमालय और शिवालिक हिमालय। और सबसे आखिरी में क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ी। नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ी वहां जहां नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में जो पहाड़ी होगी उसी को आप क्या कहेंगे, नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ी। थोड़ा सा समझ में आया? या मैं थोड़ा और डायग्राम बना देता हूं तो और क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, चलिए तो यहां पर आप समझिएगा, ये देखिए, ये काराकोरम, ये लद्दाख और ये जास्कर, यही है आपका क्या, ट्रांस हिमालय। यहां से स्टार्ट होता है क्या, ग्रेट हिमालय, उसके नीचे मिड हिमालय, और उसके नीचे शिवालिक हिमालय। आपका ये विभाजन कहां से कहां जा रहा है, पहले काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ग्रेट, मिड, शिवालिक, ये नॉर्थ से साउथ की ओर जा रहा है। इसलिए इसको कौन सा विभाजन बोलेंगे, ऊर्ध्वाधर विभाजन। कौन सा विभाजन, वर्टिकल क्लासिफिकेशन। यूपीएससी में थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा नहीं पढ़े होंगे शायद, या पढ़े होंगे, वर्टिकल क्लासिफिकेशन एज इट इज। हाँ, मैचिंग तो होगी हमारी, दोनों ही सेम है। चलिए, तो नॉर्थ से साउथ की ओर का विभाजन दिख रहा है आपको, इसी को कौन सा विभाजन बोलेंगे, तो बता दीजिएगा, ऊर्ध्वाधर विभाजन। क्लियर? हाँ, चलिए, ये हो गया आपका, ये तो नॉर्मल सा हो गया। ऊर्ध्वाधर विभाजन जिसे क्या बोलेंगे, अनुदैर्ध्य विभाजन भी बोलते हैं। तो कई बार आपसे बोल देगा हिमालय के अनुदैर्ध्य विभाजन का वर्णन करिए, तो आप समझ नहीं पाएंगे कि मैं क्षैतिज का बताऊं कि ऊर्ध्वाधर का बताऊं, कई बार कंफ्यूजन होता है। तो ऊर्ध्वाधर को ही अनुदैर्ध्य बोलते हैं, ये याद रखिए। और क्षैतिज को ही बोलते हैं क्या, अनुप्रस्थ या प्रादेशिक, रीजनल क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालय। ठीक है, तो अब उसके बाद हम क्षैतिज विभाजन की बात करें, तो क्षैतिज विभाजन में क्या आएगा ये मैं आपको बताऊंगा कल। टाइम हो गया, आप लोग से समय का पता ही नहीं चलता है। अच्छी बात है, बेकार बात है, अच्छी बात है, ठीक है। तो इसको पढ़ें कल, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं मेरे को पता नहीं है और मैं कल देख के आऊंगा और फिर बताऊंगा, ठीक है, मजाक कर रहा हूं। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसा ठीक है, बीच में छोड़ जरूर रहा हूं, अभी मैं बताना शुरू भी करूंगा तो मैं 32 तो हो ही रहा है, मैं कितना भी खींच लूंगा, मैं आराम से बताना चाहता हूं और जल्दी जल्दी में बताऊंगा भी और खत्म भी कर दूंगा, तो मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, और मुझे मजा नहीं आया तो फिर आपको फिर मजा नहीं आएगा। बात समझ में आ रही? तो अगर कोई चीज को स्टॉप अगर मैं बीच में कर रहा हूं तो हैरानी वाली बात नहीं है, इसको कल यहां से कंटिन्यू कर दूंगा। मेरे बच्चे तो समझदार है, पढ़ के आते ही हैं, तो यहां से अगर मैं कल कंटिन्यू करूंगा तो आपको लगना नहीं चाहिए कि कल का ये अधूरा है, ऐसा लगना चाहिए कि कल का ही कंटिन्यूटी आज पढ़ रहे हैं, मतलब कोई चीज रुकी नहीं थी, लगातार कंटिन्यूटी में ही चल रही है। इतने मेरे बच्चे समझदार हैं, हो ना, हो ना। ठीक, इसे 2 दिन का मत बनाना, एक ही दिन, मतलब ऐसा पढ़ना कि सर अभी तो पढ़े थे, जैसे अभी तो पढ़ के आए हैं, जैसे मान लीजिए कल आने से कल आओगे जब, तो बस ये पढ़ के आ जाना एक बार, तो आपको लगेगा नहीं कि कल का पढ़ रहे हैं, आपको लगा कि अभी तो घर से पढ़कर आए हैं और फिर सर पढ़ा रहे हैं। नहीं समझे?
चलिए, तो यहाँ से कंटिन्यू करके मैं बताऊंगा कि कैसे हिमालय के क्षैतिज विभाजन में आप पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय में आपने इसे क्या किया, बांटा। और फिर एक एक करके हम शुरू करेंगे सबसे हिमालय की उत्पत्ति, फिर एक एक करके सारे हिमालयों के बारे में हम पढ़ेंगे फिर। ठीक, जब आप ऊर्ध्वाधर विभाजन पढ़ेंगे तो सबसे पहले ट्रांस हिमालय में क्या पढ़ोगे, काराकोरम, लद्दाख पढ़ोगे, फिर जास्कर पढ़ोगे, ग्रेट हिमालय, इनके पर्वत, इनके दर्रे, इनके ग्लेशियर, फिर मिड हिमालय, इनके पर्वत, इनके दर्रे, फिर शिवालिक हिमालय के पर्वत, फिर नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियां, और उसके बाद आप हिमालय का क्षैतिज विभाजन में आओगे, फिर यहाँ की चीजें पढ़ोगे। इस तरीके से हम अपना उत्तर का पर्वतीय प्रदेश क्या करेंगे, खत्म करेंगे। और इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, फॉर्मेशन ऑफ हिमालय, जो आपको अच्छा प्रश्न है। मतलब हिमालय बन रही है, मतलब हिमालय बनी, तो ये जानने का मौका मिल रहा है कि कैसे बनी। ये जरूरी, कोई भी चीज बनती है तो कैसे बनती है। इवन हम इंसान बने कैसे बने, शायद हमें आज तक नहीं पता हम इंसान कैसे बने। तो जब कोई चीज बनती है, चाहे मध्यवर्ती मैदान का निर्माण हो, चाहे प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हुआ, चाहे थार के मरुस्थल का निर्माण हो, हर की निर्माण प्रक्रिया जरूर पढ़ना चाहिए। क्यों, क्योंकि उससे विजन क्लियर होता है कि हाँ ये बनी तो कैसे बनी। विशेषता, ये सब तो बहुत आसान है। प्रासंगिकता, रेलेवेंस, ये सब तो रटने वाली चीजें, फॉर्मेशन समझने वाली चीज होती है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं। क्या मैं आपको समझा पाया, क्या आप मुझसे समझ पाए?